আছে রেপো রেট পড়লে মারাত্মক সম্ভাবনা থাকার কথা, কিন্তু রেপো রেট যদি আনস্টেবল থাকে এটা মার্কেটের জন্য পজিটিভ। আমি শেয়ার করেছি তো লিংক। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, ठीक है। चलो सर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो सर, आज ऐसे तो ऑप्शन का क्लास है, बट थोड़ा हम लोग पहले मार्केट का दर्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा मार्केट एनालिसिस लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मॉर्निंग अनीशा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अच्छा, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सर, टुडेज मार्केट वोलाटाइल रहेगा, बट हाँ वोलाटिलिटी का जो मेन रीजन था वो अभी धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग सुबह से जो हुआ है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग से देखोगे सर, अर्ली मॉर्निंग से जो हुआ है उससे थोड़ा बेहतर कंडीशन अभी होगा, क्योंकि एक कंफर्मेशन मिला है रेपो रिगार्डिंग, है ना। रेपो रिगार्डिंग एक कंफर्मेशन मिला है, क्योंकि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग आज हुआ है, आई थिंक डिक्लेयर कर दिया। मीटिंग पहले ही हो चुका था, 6 तारीख से मीटिंग बैठा था, 6 अगस्त से मीटिंग बैठा था, और आज डिक्लेरेशन था कि रेपो क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जो खबर मिल रहा है उसमें ऑलरेडी, जैसे धरनी ने मुझे बताया कि रेपो आरबीआई लाइकली टू कीप रेपो, 1 घंटा पहले 7 मिनट पहले आरबीआई एमपीसी में लाइकली टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड। नहीं, अभी तक से डिक्लेयर नहीं किया। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, मीटिंग तो 6 तारीख से है, बट बेसिकली एक खबर मार्केट में फैल रहा है कि शायद रेपो अनचेंज रहेगा। देख, 7 मिनट पहले हिंदुस्तान टाइम्स का खबर है, 7 मिनट्स पहले क्या बोलते हैं देखते हैं। 2 मिनट पहले देखो, स्निप्ड फ्रॉम आरबीआई गवर्नर्स अनाउंसमेंट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोर इन्फ्लेशन मॉडरेटेड टू हिस्टोरिक लोज in May and June. RBI governor says healthy balance sheet seen as banks. RBI governor different sector performance 11 मिनट पहले। बेसिकली ये रेपो रेट क्या है, आइडिया है कोई? 20 मिनट रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर 9th टाइम इन ए रो। हाँ, जो धरनी ने बोला था वो सही बोला है। देखो एक्चुअली यहाँ पर ना, आज सुबह से कुछ पॉइंट्स लगातार यहाँ पर इवेंट्स को दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं सर। ये देखो यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने देख रहा हूँ, और लगातार यहाँ पर पॉइंट दिया है कि व्हाट आरबीआई एमपीसी में डिसाइड ऑन रेपो रेट टुडे, व्हाट हैपेंड टू जून, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी बोलते बोलते अल्टीमेटली जिस चीज का हमें जरूरत था, विल ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट आरबीआई, ऑल यू नीड टू नो अबाउट रेपो रेट, बैंक ऑफ जापान मेजर डिसीजन दिस मंथ, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रेपो रेट, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इन्फ्लेशन अहेड ऑफ शक्तिकांत दास अनाउंसमेंट। बेसिकली कहना ये चाहता है कि इन्फ्लेशन क्या है। बेसिकली इन्फ्लेशन माने सब्जी का दाम। सिर्फ इन्फ्लेशन के अंदर हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में सब्जी का दाम बढ़ गया, डेली खाने का चीज का दाम बढ़ गया, वो है रिटेल इन्फ्लेशन। बट यहाँ पर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का बात होता है, दैट इज नॉट जस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, दैट इज ऑल्सो होलसेल इन्फ्लेशन। मैंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो दाम बढ़ता है ना, इंडस्ट्रियल जो प्राइस मूवमेंट होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो अगर इंडस्ट्रियल लेवल में प्राइस बढ़ता है, उसे भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ चला गया, 20 मिनट पहले आरबीआई ने बोला, जस्ट लुक एट इम्पैक्ट, देखो रेपो का इम्पैक्ट देखो कैसे हो रहा है। 21 मिनट्स देखो, रेपो रेट आंसर है 6.5% फॉर द 9th टाइम इन ए रो। अब ये चीज को तुम यहाँ पर निफ्टी में देखो। हाँ, हम लोग कितना बजे भी बात कर रहे हैं, 10:25 पे।
10:25 से, और अभी से ठीक 21 मिनट पहले क्या हुआ था? जस्ट लुक एट द सिचुएशन, जस्ट 21 मिनट्स बैक। हाँ, करेंटली टाइम इज 10:25। देखो सर, इम्पैक्ट देखो, जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। एक्चुअली हम लोग ऑफलाइन में बात कर ही रहे थे, बट ऑफिशियली नहीं हो रहा था। लगातार मार्केट धड़ाधड़ ड्यू टू टू मच वोलेटिलिटी गिर रहा था, और ठीक जैसे रेपो रेट का अनाउंसमेंट बोला 21 मिनट्स बैक, ये धड़ाधड़ गिरना क्या हुआ, उसका ऑफ हुआ। इवन आप लोग जब यहाँ पर ट्रेड ले रहे थे, मैं बोला परफेक्ट टाइम बन रहा है एंट्री करने का। देखो यहाँ पर मैंने बोला था या तो हरामी बनेगा, किसी ने बोला था इंगल्फिंग बनेगा, मेरा सही नहीं निकला, इंगल्फिंग बना। ठीक है, 5 मिनट में हरामी हुआ। अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं हो गया। चलो देखो, कौन सही होता है ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है मोमेंटम सही हो रहा है। ठीक है, सही गलत का थोड़ी ना कुछ कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन इस बात का है कि मोमेंटम सही हो रहा है कि नहीं। तो ये इंगल्फिंग जब बना, ठीक अभी से 21 मिनट बैक, ठीक है, उसके बाद से मार्केट मोटा मोटी चला गया था 20,140 के आसपास, वहां 40 के नीचे 130 के आसपास, वहां से मार्केट रिट्रेस बैक किया है, और करेंटली 24,1745 में चल रहा है। ठीक है, मैंने कितना पॉइंट हो गया, अप्रोक्स 40-45 पॉइंट, 45 पॉइंट्स में मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस बैक कर लिया। और इसके पीछे का रीजन क्या है सर? ये छोटा सा खबर छोटा है, ऐसे तो 3 लाइन का खबर है। কি বলেছে? इन्फ्लेशन 4.5% रहा है, माने ये बहुत अच्छा बात है सर इंडिया के लिए। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये देखो मोमेंटम मिलेगा, मैं बोला ना। अरे ये देख, नहीं नहीं मत मत निकल, देख मैं बोल रहा हूँ अभी चलेगा, देख एमएससीडी लगा रहे हैं, देख बेरोस ना अभी भी टाइम है। नहीं टाइम है, मत निकलो मत निकलो, मेरा भी होना अभी रहने दो, रहो, मैं बोल रहा हूँ मत निकलो, वेट। अरे रुको ना, क्यों निकल रहे हो? वो तुम भाई बच्चे आगे थे। नहीं तुम स्वाइप करके रखो, मैं बोलूंगा। हाँ अब निकल जा, अगर डर लग रहा कैसे तो बोल ना, क्या ना अब निकल, शूटिंग स्टार बनाए शूटिंग स्टार बनाए। लेकिन अभी भी दाम है, अभी भी दाम है, और क्या लेना, और क्या लेना, ऑलरेडी एक मोमेंटम अभी मौका है मार्केट में अभी भी मौका है, मार्केट 350 पार होगा। तो का कितना हुआ बस बोला ठीक है, आज पैसा का एकदम से देखो, उसने ये वो तुम 300 में निकल रहे थे, 1,500 में निकले है ना। तो यहाँ पर कहाँ 300 है, कहाँ 1,500 है, तो भी कितना 1 मिनट में हुआ है। अब ज्यादा लोभ मत करो, आज का हो गया, आज का हो गया, ठीक है। देखो सुनो तुम लोग पढ़ेगा, सुन टू मच एक्साइटमेंट भी खराब है। बी पेशेंस बोला, અને ठंडा रहो, इतना गर्म क्यों हो जाते हो? ठंडा रहो। अरे सर मार्केट देता है, बस हम लोग ना गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। ये देखो, मैं आप लोगों को कहाँ एंट्री लेने बोला था, कहाँ एंट्री लेने बोला था, ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। ऐसे अगर किसी ने ये पॉइंट में मिस किया है
तो उसको और एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर हैमर से मिल रहा है। देखो ये हैमर, तो क्या फर्क पड़ता है, डाउन ट्रेंड में है ना। हैमर का रेट से डरना नहीं है, हैमर बेसिकली हमें पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाता है। ठीक है, এই ধরনি হয়ে গেছে, তুই মিষ্টি খাবি আমি জানি। ठीक है, देखो सर, तो बेसिकली एकदम परफेक्ट मोमेंटम। और मैं आपको क्या बोला कि मत निकलो, है ना। और जैसे मैं बोला कि मार्केट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा का क्या मतलब है, क्योंकि अभी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है। दो तीन चीज ट्रिगर कर रहा है, तुम लोग ना पॉइंट को समझो, ऐसा ना हर क्वार्टर में आता है, हर क्वार्टर में आता है, ये कोई एक दिन का खेला नहीं है, हर क्वार्टर में आता है। ऐसा मौका आपको बार बार दिखेगा, ये लाइफ है, चलता रहेगा, और प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। लेकिन अपने आप को लॉस से बचाना और प्रॉफिट में रहना, यही कला है, यही सीखना है। मार्केट तो ये देखो ना, जो लोग यहाँ पर एंट्री लिया है वो लॉस खा के बैठा होगा, जो यहाँ पर एंट्री लिया है वो प्रॉफिट खा के बैठा होगा। तो कोई ना कोई मार्केट में अभी है जो लॉस में है, कोई ना कोई है जो प्रॉफिट में है। बस हमें वो प्रॉफिट के भीड़ में जाना है, लॉस के भीड़ से ये नहीं बोल सकते कि लॉस में जा नहीं सकते, वो जब जाना होगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट, हाँ ये देखो यहाँ पर ये क्या बना सर, हैंगिंग मैन बना के गिराया। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक इतना नहीं गिरेगा जितना जहां से उठा था। हाँ, मोटामोटी यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर रहा है, उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे मूव करेगा। ये देखा, एकदम परफेक्ट, धोरनी एकदम सही बोला, 24,200 से फिर से छलांग मारेगा। ये देखो, ऐसे अगर आप लोग धीरे धीरे एनालिसिस करना सीख जाते हो, तो फिर सीरियसली अगर ग्रीड को कंट्रोल कर लेते, एनालिसिस तो मुझे इतना पता है कि आप लोग काफी अच्छा एनालिसिस सभी कोई कर रहे हैं, लेकिन ग्रीड बहुत प्रॉब्लम करता है। कि हम लोग बहुत लोभ कर लेते हैं, और लोभ के चलते हम लोग ना एनालिसिस करना गलत कर देते हैं, और तब सही डिसीजन नहीं होता। चलो ठीक है, हो जाता है, अरे वो मार्केट है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मिनट खत्म नहीं हुआ। लेकिन सर हो सकता है बाइंग जोन पुट के लिए बन सकता है, पुट के लिए बाइंग कर, क्योंकि आज पुट का चांस कम है। एमएससीडी भी आप चेक करो, एमएससीडी हाँ, एमएससीडी थोड़ा नीचे है, एनएफएक्स आज मार्केट डर का है, आज मार्केट डर का है, क्योंकि रेपो ने जो किया है उसके कारण ये मूवमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, रिस्की है तो क्या हुआ, सिचुएशन सही है, दैट इज वाई ये गेन हो गया उसका। ये जो बिना जान के करेगा, मार्केट इतना वोलेटाइल है आज कि ऐसे तो लास्ट 4-5 दिन से मार्केट वोलेटाइल है। ऐसे हालत में आज रेपो रेट का ये डिसीजन, एक्चुअली तुमने जो एंट्री लिया, परफेक्ट टाइम पे एंट्री लिया, बस वो मोमेंट था। बजट डे में याद है मैं आप लोगों को 10:30 से चिल्ला रहा था, नहीं सुनो, 10:30 से चिल्ला रहा था, और जैसे ही 11 बजा, ठीक है, मैं बोला कि देवी निर्मला जी जैसे ही माइक लेगा मार्केट बढ़ेगा, वही एंट्री पॉइंट है, दिन का इनका वहीं पर हो जाता। उसके बाद अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तो बाकी न्यूज पे डिपेंड है ना। देखो गवर्नर ने बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल है। ठीक है, अभी आरबीआई गवर्नर फूड इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ वही जो भी बोल रहे हैं उसके इंडिया, देखो इंडिया का फॉरेन, अब देखो ये न्यूज देखो, तुम लोग सुन नहीं रहे, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ब्रीच रिकॉर्ड हाई 675 बिलियन। आप देखो मार्केट, देखो क्या होगा, देखो फिर से हरामी बन रहा है। फॉरेक्स रिजर्व समझते हो, फॉरेक्स रिजर्व समझते हो, डॉलर से हम लोग जो कमाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से जब हम लोग डॉलर के बेसिस में इनकम करके इंडिया में लेके आते हैं, ठीक है, जितना डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा, मतलब जितना देश का एक्सपोर्ट ग्रो करेगा, उतना फॉरेक्स रिजर्व ग्रो करेगा। करेंटली इंडिया वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट रिजर्व है फॉरेक्स में, 4th या 3rd। आई थिंक हम लोग रिसेंटली इंग्लैंड को सरपास करके, रशिया को भी सरपास करके, हमारे आगे शायद चाइना है, अमेरिका है, और और कोई एक कंट्री हो सकता है। लेकिन ये अनदर एंट्री पॉइंट है, देखो अनदर एंट्री पॉइंट है वो रिजर्व इंडिया हाईएस्ट रिजर्व गेन किया ना, वो खबर अभी देखो इम्पैक्ट फैलेगा, देखते रहो, मजाक नहीं कर रहे।
ये आजकल ना एक एक इवेंट आ रहा है, मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहा है। देखो ये लोग तो जाना ही नहीं। कोई बात नहीं, रुको ना, एमएससीडी सपोर्ट करेगा। यूनिवर्सिटी वाले तो आवाज क्रॉस करेगा। करेक्ट। अभी तुम देखो कि वो क्यों रहा है, प्रमाण के साथ है हम लोग। देखो बोला ना, एक एक न्यूज मार्केट को हिलाएगा। ट्रिगर चाहिए मार्केट को, क्या चाहिए? ट्रिगर। जैसे बंदूक से गोली निकलने के लिए क्या चाहिए? ट्रिगर, वही। देखो दे दिया, कितना पॉइंट मूव दिया, देखो फिर से बना रहे हैं ऑलरेडी एंट्री। देश का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी 15 पॉइंट का मूव दे चुका है, हरामी बनने के बाद। हरामी बनने के बाद ऑलरेडी मूव दे चुका है। हाँ, परफेक्ट हराम। परफेक्ट हरामी बना है, डाउन ट्रेंड लगातार और एकदम परफेक्ट हरामी बना है। ऑलरेडी ये ग्रीन कैंडल दे चुका है। एमएससीडी भी देखो जितना मोमेंटम चेंज किया है, मैं दिखा रहा हूँ, देखते हैं ना क्या चलता है। देखो ऑलरेडी दे दिया 15 पॉइंट्स, ये भी एक एंट्री पॉइंट था। आज एक्चुअली ना, आज ऐसे डे पे ट्रेडिंग फुल्ली डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, माने गवर्नर कब क्या बोल रहा है, देश के डेवलपमेंट के बारे में क्या पॉइंट आ रहा है। वो उसके पास डेटा है ना, उनके पास डेटा है, और वो डेटा को एक्चुअली वो ओपनली सभी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और वही डिस्कशन जब मीडिया में आ रहा है तो मीडिया उसको ब्रीफ कर रहा है। तो मीडिया ब्रीफिंग में जब भी वो पोस्ट होता है, उसके ऊपर मार्केट इम्पैक्ट करता है। और ये खबर जब एक्सचेंज को पहुंचते हैं, वहां पर बड़े बड़े दलाल स्ट्रीट में बॉम्बे में सब बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग लाखों हजारों लेके बैठे हैं सर, करोड़, ठीक है। वो लोग मिनट मिनट में खेल खेल दिया ना। देखो खेल खेल दिया ना, बोला तो हड़बड़ बहुत करते हो, पेशेंस बोल रहा हूँ। हाँ, बोला तो एंट्री पॉइंट है अनदर। यहाँ एंट्री था, यहाँ एंट्री है, ऑलरेडी हो चुका है जो लिया है। मैंने ले लिया 450 प्रॉफिट। ये आप लोग मुझे बोलते हो ना, अच्छा ट्रेड कराओ, क्या कराना है, बस पढ़ते रहो ना, ऐसे ही हो जाएगा। वो मेरे को ना, वो मैंने ऐसे ना वो शो ऑफ करके हाँ चलो ये कर दे वो कर दे, ऐसा नहीं है। प्रोसेस पे रहो, बन जाएगा। क्या सर, समझा कि नहीं? प्रोसेस पे रहो, वो उतना शो ऑफ करके कुछ नहीं है। एग्जिट पॉइंट है क्या? एग्जिट पॉइंट है क्या ये सर? मुझे परफेक्ट एग्जिट तो लग नहीं रहा है, परफेक्ट एग्जिट नहीं लग रहा है मुझे। हैंगिंग मैन बनेगा क्या? नहीं नहीं, ये निकाल देगा मुझे लग रहा है, निकाल देगा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, देखो एमएससीडी अभी क्रॉस किया, एमएससीडी अभी और क्रॉस, वॉल्यूम भी है। एमएससीडी अभी क्रॉस किया। नहीं नहीं, ठीक ठाक है, क्रॉस तो किया है ना। दोजी 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 बना, और को लेट कर दिया, और को अभी पूरा मार्केट इवेंट पे ट्रेड चल रहा है। आज आज प्रॉफिट का पूरा बाजार है। वो बहुत रिस्की मार्केट है सर, बिना समझे ना करें। एग्जिट कर लूं? कर ले कर ले कर ले, एग्जिट कर ले, मुझे लग रहा है ये इनडिसीजन हो रहा है। एग्जिट कर ले, इनडिसीजन हो रहा है। नहीं। अच्छा चलो, दूसरे साउंड का होता है। दोस्तों सपोर्ट है दूसरे लोगों ने सपोर्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट। नहीं, एमएससीडी जब तक कनेक्टेड है तब तक रहो। एमएससीडी गैप छोटा करेगा तो दिक्कत है, थोड़ा इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। अब तो निकल जाए अगर ना हो थोड़ा एमएससीडी थोड़ा निकल निकल जा निकल जा निकल जा, या इंडिसीजन कैंडल बना रहे बार बार, बुक कर ले। हाँ, नहीं किया?
अरे तो वो कितना सा भी गिरता है ना, वो जितना मिल लिया उतना प्रीमियम पे आ जाता है। 200 ब्रेक कर लिया, एक्सपायरी के दिन ना कैंडल 200 ब्रेक कर लिया। अच्छा देखो, तो बेसिकली हम लोग ये जो ट्रेड था ये किसके बेसिस में था? आरबीआई गवर्नर ने बोला कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व रीच रिकॉर्ड हाई, माने इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट, एक्चुअली इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है जानते हो? इसके लिए तुम्हें मोदी पसंद हो ना हो, तारीफ करना ही पड़ेगा। अपने एनिमी का भी तारीफ कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, तो नहीं, जो विरोधी है उनका बात कर रहा हूँ। यहाँ पर विरोधी हो सकता है, बहुत लोग हो सकता है जो एंटी बीजेपी है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। बीजेपी में बड़ा समस्या है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये बात भी सही है। मैं प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, ये बात बहुत अच्छा बोला। हम लोग और जो भी हो, बांग्लादेश जैसा घटिया काम नहीं कर सकते, है ना? मैंने मुजीबर रहमान का मूर्ति को गिरा के जूता मार रहा है, हम लोग कभी सोच भी सकते हैं? जैसे गांधी का पॉलिसी पसंद नहीं हो सकता, बोलो सर, सीरियसली इसको बोलते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार बोला था, वो बांग्लादेश में जा गया था, बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी बनाने गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर बोला था ये मूर्खों के देश में विश्वविद्यालय का क्या काम है? स्कूल बनाओ। मूर्खों का देश में विश्वविद्यालय क्या करेगा? अच्छा देखो, और भी देखो क्या क्या खबर आ रहा है। देखो, ग्लोबल आउटेज में थोड़ा बात किया मैंने, ये वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम चल रहा है इकोनॉमिक सिचुएशंस पे, उस पे थोड़ा बात किया। रेमेडियल एक्शन टेकन आफ्टर ग्लोबल आउटेज, आरबीआई गवर्नर सेज। अच्छा, मैंने बेसिकली वो रिसेंटली जो हुआ है इसके ऊपर, यूपीआई टैक्स पेमेंट लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजैक्शंस। मैंने बेसिकली 5 लाख के ऊपर जाने से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, 1 लाख तक का जो लिमिट था वो बढ़ा दिया। अच्छा बात है, ट्रांजैक्शंस के लिए अच्छा है यूपीआई पेमेंट में। ठीक है, मैं तुम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करो 5 लाख के ऊपर जाने से, उसके बाद वो टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। अरे बिजनेसमैन के लिए होता है ना, हम आप जैसे लोग क्या इम्पैक्ट करते हैं? ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए है। तो ये इम्पैक्ट करेगा क्या ये न्यूज? देखते हैं, उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। देखो मैं बोला ना, जब यहाँ पर ये बन रहा था मैं बोला ना इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। कौन सा? हाँ, हैंगिंग मैन ही बना है, ये हैंगिंग मैन ही बना है, ग्रीन बना है। देखो हैंगिंग मैन ही बेसिकली पूरा इंडिसीजन सिचुएशंस बना है। हाँ हाँ, मैंने गिरने का मैंने थंब नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि रेड नहीं है, ग्रीन में है, तो थोड़ा सा इंडिसीजन बन गया। ये देखो, थोड़ा सा अभी फिर से थोड़ा सोचेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी एफआईआई का एंट्री नहीं हुआ है, अगर एफआईआई का एंट्री होता ना, ठीक है, तो अलग बात हो जाता। एफआईआई भी सारा दिन देखेगा, 12:30 बजे तक देखेगा, जब तक आरबीआई का पॉलिसी चलेगा एफआईआई कोई स्टेप्स नहीं लेगा। एफआईआई का स्टेप्स अगर आना है, देखो बोल के तो नहीं करता है, लेकिन अगर आना है तो एफआईआई पूरा पॉलिसी देखेगा, क्या डिस्कशन हो रहा है वो देखेगा, उसके बाद ही वो एंट्री कर सकता है। और अगर वो एंट्री करे, और अगर मार्केट 24,305 350 क्रॉस करे, 400 क्रॉस कर दे, 400 क्रॉस करेगा तो 600-700 पहुंचेगा। 600, हाँ आज ही करेगा। कितना? 650। अगर एफआईआई एंट्री करता आज ही करेगा। 350-400 अगर क्रॉस कर जाए, अगर 350 से 400 क्रॉस कर जाए, जहां पर अभी मार्केट 200 है, यहाँ से अगर 200 पॉइंट और चेंज करे, ठीक है, ठीक है, करंट सिचुएशंस के हिसाब से ठीक है। एज पर कितना प्रॉफिट हुआ? 15। हाँ, एग्जिट करते करते मार्केट गिरी, प्रीमियम गिर गया। देखिए चलो कोई बात, ऐसे भी मोमेंटम में प्रीमियम जैसे रहता है, मोमेंटम गिरने से प्रीमियम गिर जाता है। प्रीमियम का टाइम डीके हमेशा काम करता है, इसीलिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इंपॉर्टेंट। ऑप्शन हमें तो यही सब चीज सिखाते हैं कि अंदर का छिपा हुआ कैलकुलेशन।
एक्चुअल पॉइंट कह लो आप कह लो एक्चुअल पॉइंट हमारा डाउन चला जाता है जहां पे कल ना लॉस ना प्रॉफिट की वजह से पॉइंट की जगह प्रीमियम को है एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि मैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम एक जगह में जाने के बाद वो और बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है प्रीमियम, वो समझ नहीं पाता। तब वो सोचता है कि मार्केट मेरे लिए ट्रैप बना के रखा है। मार्केट का ट्रैप नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है। इट्स अ प्योर कैलकुलेशन। सर यही तो एक शिक्षित और अशिक्षित में फर्क हो जाता है। चलो, ये ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं सर, बस मार्केट इवेंट। आज आज मॉनेटरी पॉलिसी का इवेंट है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का इवेंट है और उसी इवेंट के बेसिस में हम लोग देख रहे थे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और गो देवो, तुम लोग मिस कर गए सर, गजब गजब दो मोमेंटम। अनीशा, इनकी समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक हाँ सर। ठीक है। सीरियसली तुम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गए। आज गजब मौका दिया। मैंने ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर कोई मौका ढूंढ ले तो और क्या चाहिए। निफ्टी बैंक, अच्छा बैंक निफ्टी थोड़ा देखते हैं कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक, तुम लोग अभी मार्केट का चर्चा थोड़ा कम करो। हो गया, दो ट्रेड हो गया। देखो निफ्टी बैंक देखो। अच्छा एक चीज और, ये जो नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। ये जो पूरा आज आरबीआई का जो पॉलिसी है, आरबीआई का पॉलिसी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको करता है? बैंक को। मैंने बेसिकली इंटरेस्ट कनेक्टेड सेक्टर्स देखना, आज मैंने आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस भी किया। स्टॉक एक दिया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जिसमें देखना टारगेट के साथ दिया, ठीक है, लिस्ट दिया। और एक दिया जो स्टॉक टू वॉच एंड ट्रेड बोल के आज के हिसाब से दिया, ठीक है, कि आप आज के हिसाब से कर सकते हो। उसमें देखना कि स्टार्टिंग में ही ना मैं इंटरेस्ट रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर एक पॉइंट मेंशन किया। इंटरेस्ट रिलेटेड सेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री लाइक फाइनेंशियल इंडस्ट्री इंटरेस्ट से ही इनकम करता है और आरबीआई का पॉलिसी उनपे सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो ऐसे इंडस्ट्री के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। जो भी आज आरबीआई करेगा इसका इंपैक्ट सीधा पड़ेगा इंटरेस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे, एंड स्पेशली बैंक एंड एनबीएफसी। ठीक है, और बैंक एंड एनबीएफसी में अगर ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी दिख रहा है सर। ये देखो सर, जिस दो पॉइंट में, जो दो पॉइंट में निफ्टी में घूम मिला, वही दो पॉइंट में बैंक निफ्टी में भी घूम मिला। जब गवर्नर ने बोला कि रेपो रेट अनचेंज रहेगा, वो देखो बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम दिया। जब तक बियरिश हरामी नहीं बना तब तक, उसके बाद मार्केट डाउन गया था, उसके बाद अगेन हरामी बना और उसके बाद अगेन अप मूवमेंट दिया। ये फॉरेक्स रिजर्व के बेसिस। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का मोमेंटम है। बैंक निफ्टी 49,850 से ऑलमोस्ट कहां तक, 50,125, कितना होता है 250 प्लस पॉइंट का मोमेंटम दिया है उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग निफ्टी में बात कर रहे थे। उसके बाद ये गिरा था बिकॉज कोई ट्रिगर नहीं था, तो करेक्शन हुआ था, मैंने बेसिकली सेल प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से हरामी बना, मैंने जो हम लोग रिसेंटली भी निफ्टी में बात कर रहे थे, सेम मोमेंटम में 49,950 से ये मार्केट वापस गया था 50,100 तक, है ना, 50,100 तक, मैंने कितना हो गया अप्रोक्स 150 पॉइंट में। ठीक है, 150 पॉइंट में एक्चुअली जो दो ट्रिगर था वो मोमेंटम दे दिया ट्रेड के लिए। जो ये ट्रिगर समझेगा वही ट्रेड सही में ले पाएगा। ठीक है, मार्केट चिल्लाने से मार्केट नहीं होता, मार्केट के पीछे कुछ चीजें काम करते हैं, वही समझना ही खेल है। जो बिना समझ के खेलेगा वो इसको जुआ बोल के खेलेगा, और जो समझ के इसको चीज को एनालिसिस करके खेलेगा वो समझेगा कि क्यों होता है और किस लिए होता है। यही फर्क हो जाता है सर, समझा? इसलिए मैं आपको मार्केट कम और फालतू चीजें ज्यादा बोलता हूँ, है ना। लोगों को लगेगा कैंडल पे बात करो, अरे कैंडल पे क्या बात करना, कैंडल का औकात क्या है? कैंडल का क्या औकात है, कैंडल कैसे बना इसमें फोकस करना चाहिए। कैंडल में क्या है,
यस और नो? आप लोग देख पा रहे हो ना कि क्यों कैंडल फॉर्म होता है, कैसे कैंडल फॉर्म होता है? सर ये तो न्यूज बेस्ड है, ये न्यूज बेस्ड है। न्यूज बने इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट बेस्ड है। और कभी कभी मार्केट में इवेंट नहीं होता है, तो जब इवेंट नहीं होता है तो वो मोमेंटम नहीं रहता। मोमेंटम नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे रीजंस काम करता है कि करंट मार्केट का सिचुएशंस, मार्केट में करंट ग्रोथ कहाँ है, उस वो सब के ऊपर। स्पेशली जो निफ्टी 50 या बड़े कंपनीज होते हैं, उसके लिए तुम्हें न्यूज हमेशा नहीं चाहिए होता है, बस तुम्हें चाहिए होता है मोमेंटम किस तरफ। अगर मोमेंटम पॉजिटिव है उसमें ट्रेड होता जाता है, और अगर ट्रेड होता जाएगा तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर वो लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली निफ्टी को भी पुल करेगा और बैंक निफ्टी को भी पुल करेगा। ऐसे काम करते हैं। मैंने न्यूज डे का खेल अलग होता है जो बहुत वोलाटाइल होता है, और बिना न्यूज डे का मार्केट वोलाटाइल नहीं होता, बट उसमें मोमेंटम पाने के लिए कुछ कारण होना चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म पर्पस में चलता है। क्या पर्पस में चलता है? लॉन्ग टर्म पर्पस। या फिर मैंने लॉन्ग टर्म पर्पस में वो अप भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पर्पस में वो डाउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल सिचुएशन। आशा करता हूं समझ में आ रहा है बातें। चलो एक काम करते हैं, ऑप्शंस में जो टॉपिक में हम लोग लास्ट कुछ दिनों से बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मोटा पैसा है, वापस वापस मूवमेंट दिया, मोटा पैसा है। क्या हुआ है आज? मुझे लग रहा है 180 से 211 पहुंची। ओ अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं, ये देखो, ये अभी करंट प्रॉब्लम ये है। India's current account deficit moderated to 0.7% of GDP in 2023-24। ये न्यूज ट्रिगर कर रहा है। सर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट माने इंडिया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है ना, उसमें हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से पैसा लाते हैं, और जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री को पेमेंट करते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, बेसिकली अगर नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह सोचो तो नॉर्मल बिजनेसमैन इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बिजनेसमैन इसको क्या बोलते हैं? बाई सेल। माने हम सेल करेंगे कंट्री के लिए, वो एक्सपोर्ट है। नॉर्मल बिजनेसमैन सेल करता है तो कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट है, और नॉर्मल बिजनेसमैन बाई करता है तो कंट्री के लिए वो इंपोर्ट है। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। तो कंट्री का जो बाई सेल है, जो एज ए कंट्री हम कमाते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो हम डेफिसिट हो जाते हैं। और इंडिया आज से नहीं, ब्रिटिश जाने के बाद से हम लोग डेफिसिट ही है। ठीक है, जब से ब्रिटिश गया उसके बाद से हम लोग डेफिसिट इकोनॉमी ही है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन आवर पॉपुलेशंस, डिपेंडिंग ऑन आवर ओवरऑल सिचुएशंस। धीरे धीरे हम लोग बहुत मेकअप किए हैं, बहुत। करेंटली हम लोग जो मेकअप सिचुएशंस में आए हैं उसी का करंट डेटा बता रहा है। एक्चुअली इंडिया का मोटा मोटी एक्सपोर्ट जितना होता है उससे इंपोर्ट का अगर डिफरेंस मैं आपको बताऊं, इंपोर्ट ज्यादा होता है कम से कम $100 बिलियन में एक्स्ट्रा। माने हम लोग खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है। लेकिन पेट्रोल डीजल के कारण ज्यादा खर्चा हो जाता है, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन पेट्रोल डीजल तो देखो वो तो किस्मत का खेल है, हमारे पास कहाँ से आएगा। लेकिन हम लोग पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा बात, कम से कम टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में चाइना से जितना इंपोर्ट करते हैं ये तो कम कर सकते हैं ना। लेकिन इसके लिए देश का स्किल का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जो मिसिंग है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट पे, मशीनरीज प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, जो पहले से कम हुआ है। और हम भी आजकल अफ्रीकन नेशंस को, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस का प्रोडक्ट हम लोग बहुत अच्छे से बेच रहे हैं, जिसके कारण हमारा डिफिसिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैं आपको इसका इम्पैक्ट जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट ग्रोथ आपको देखने को मिला, कहाँ गया सर? ये रहा। ये जो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिगर किया था, ये जो ट्रिगर था, ये ट्रिगर का कहना है कि डेफिसिट 0.7% है टोटल जीडीपी का। माने टोटल जितना जीडीपी है देश का, उसका सिर्फ 0.7%, 0.7% डेफिसिट है। माने इस इजीली मेंटेनेबल। ठीक है, माने हमारे पास $1,00,000 है और मुझे किसी को 700 टका देना। बात समझे? मेरे पास $1,00,000 है और मुझे किसी को 700 टका देना है, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन देना है, पाना नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जिस दिन ऐसा होगा कि मेरे पास है और मुझे और भी लोगों से मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात।
लेकिन भारत अभी भी वो सिचुएशंस में नहीं है। अभी भी हमें दूसरे को ही देना पड़ता है, पाने का नहीं होता है। अभी तक वो स्थिति नहीं आया। अभी इंडिया उसी स्थिति की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहा है। जब तक बढ़ जाएगा उस दिन इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा। अभी इंडिया क्या है? डेवलपिंग है। ठीक है, इसके लिए मेन प्रॉब्लम कहाँ है? एजुकेशन सिस्टम में है। हमारा जो डब्बा एजुकेशन चल रहा है ना, डब्बा मेंटेलिटी, डब्बा एजुकेशन। सीरियसली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग सिर्फ एग्जाम पास करते हैं, डिग्री लेते हैं, जो डिग्री कोई काम का नहीं है। सेमिस्टर पे सेमिस्टर आता है, पढ़ते हैं, रट्टू तोतागिरी करते हैं, एग्जाम में जाके उल्टी कर देते हैं। मेरे को तो और उल्टा चीज बोलने का मन करता है, लेकिन हर चीज बोल नहीं सकता। ठीक है, सीरियसली। तो ऐसे पढ़ाई में नहीं होता है। तभी तो एक बेसिक लेवल का, अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, देखना सबको ही अपने गाड़ी के सामने झंडा गिरा लगाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं लेकिन अब वो नहीं, तुम वो नहीं सोच रहे हो। तुम सोचो वो जो झंडा है ना, वो जो प्लास्टिक का बना हुआ झंडा, वो झंडा भी हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। नहीं सर, अगले साल तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होने लगा है, एक्सपोर्ट हो लगा। क्या झंडा एक्सपोर्ट करेगा? अरे सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इधर बोल रहा है। चाइना को इतना पता है कि इंडिया में जो 15 अगस्त है ये उसका मार्केट है, हम उनके लिए झंडा बनाते हैं, और वो झंडा सस्ता में बनाते हैं। हमारे इंडिया में जो होमग्रोन है वो महंगा है, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर अगले साल तो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं किटा बुझते अच्छे ना। अच्छा, क्रैकर, मार्केट गिर कोई न्यूज़ आएगा? क्रैकर्स भी आता है। तो बेसिकली एक झंडा भी नहीं बना सकते हम लोग प्रॉपरली, वो भी चाइना हमें बेचता है। और ये जो लड़की लोग पसंद करते हैं टेडी बियर वगैरह, है, ये भी चाइना से आता है। हम लोग एक बेसिक लेवल का टेडी ये सब भी नहीं बना सकते। ये हालत है हमारा। टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की चीज है। जब तक ये सब स्थिति नहीं बदलता है ना, जब तक ये सब स्थिति नहीं बदलता, तब तक हमारा जीडीपी कभी भी मैंने नहीं होगा। ये शूटिंग स्टार में गिरा है। ट्रिगर नहीं मिल रहा है, ट्रिगर नहीं मिल रहा है। ट्रिगर मिलेगा तो बढ़ेगा। और एफआईआई भी देखेगा। अभी एफआईआई कुछ करेगा नहीं। ये पूरा मोमेंटम चेंज कर सकता है अकेला एफआईआई। डीआईआई बस बचा सकता है। ठीक है, वो बचा रहा है। ये अगर इसको क्रैश करने से बचा रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, मैंने 24,000 के नीचे नहीं जा रहा है ना। डीआईआई सिर्फ बचा सकता है। एफआई आएगा तो ये सिचुएशन पूरा उल्टा हो जाएगा। फिर से कुछ बन रहा है, देखो अभी वो करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट न्यूज है। यही लास्ट न्यूज है, यही लास्ट न्यूज है। नहीं, मोटी मोटी देखो, अभी तो सपोर्ट जोन में है ना, अभी थोड़ा सा ये चेंज होगा। ये सब इवेंट डे में पढ़ाए नहीं जाते। पढ़े सर? हाँ? नहीं, इवेंट रहने से ना होता ही नहीं आजकल, देख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या मैंने ऐसा लैंग्वेज से गया। अच्छा देखो, हम लोग एक्चुअली लास्ट वीक से ओए हम लोग लास्ट वीक से क्या क्या पढ़ के आए हैं सर? स्टैंडर्ड डेविएशन सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सीखने के बाद हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि कैसे निफ्टी डेविएट होता है। ये सब हुआ है। अभी हम लोगों को धीरे धीरे कहाँ जाना है? वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस पे। ये वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस, एक्चुअली कैलकुलेशंस हमें करने का जरूरत नहीं पड़ता, बट एप्लीकेशन तो जानना पड़ता है ना। हमें कैलकुलेशंस के पीछे माथा नहीं लगाना है, बट एप्लीकेशंस पे माथा जरूर लगाना है। तो मैं आपको वही चीज थोड़ा दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में डेली वोलेटिलिटी चलता है और उसका एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी भी होता है। आप प्लीज इस चीज पे फोकस करो। थोड़ा सा बोरिंग है, मैं समझ सकता हूँ, बट जिंदगी में ना बोरिंग चीज ही काम आता है। लिख के रख लो डायरी में कि जिंदगी में बोरिंग चीज काम आता है। जो बंदा जिंदगी में बोरिंग काम करना सीख गया, वही बंदा जिंदगी में इम्प्रूव माने कुछ ना कुछ करता है।
जैसे विराट कोहली एक दिन बता रहा है कि वो एक ही खाना रोज खाता है, रोज। और हमारे घर पे आज अगर ये खाना बनाए, कल अगर वो दूसरा खाना बन जाए, आज भी वही। इसीलिए हम लोग विराट कोहली नहीं बन पाते। तुलना का बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस का बात कर रहा हूँ, अपने अपने फील्ड में। अच्छा, नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस कब है? बारोटा देगा मैंने आज के उधर ওখানে 6 তারিখ তাই তো? কালকে দিনটা একটু বাইরে গেলাম মেয়েটা পঞ্চায়েত कैलकुलेटिंग वोलेटिलिटी ऑन एक्सेल। अच्छा देखो, पीएम छोड़ेगा नहीं, हाँ पीएम नहीं छोड़ेगा। बेसिकली वो अपील करेगा। अभी देखो ओलंपिक का कोर्ट का जो नियम होगा स्पोर्ट्स का, उसके हिसाब से। अच्छा, हम लोग इतना समझ गए कि सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसडी। मैं आपको लास्ट दिन में ही सिखा रहा था। एक्चुअली लास्ट दिन में एसडी में ज्यादा बात नहीं कर पाया, बस इतना बोला कि एसडी होता क्या है और एसडी क्यों जानना है। और फिर मैं आप लोगों को एक्चुअली स्ट्रेटेजी में लेकर चला गया था कि देखो कि स्ट्रेटेजी जब करते हैं तब एसडी का कैसे यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली आप लोग सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को मुंह देख के लगा, ठीक है, कि क्या सर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। So we introduce the concept of standard deviations and how it can use to evaluate risk or volatility. तो standard deviations actually हमें क्या सिखाते हैं सर? मार्केट का वॉलेटिलिटी को सिखाते हैं और मार्केट के रिस्क के बारे में सिखाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक हो या फिर इंडेक्स। So before we move any further on this topic, I would like to discuss how one can evaluate, calculate volatility. The most important part. इस तरह हम volatility calculation कैसे करेंगे? ऐसे तो calculations का basic statistical method में बात कर चुके हैं कि कैसे एसडी कैलकुलेट होता है, याद है ना सर? हाँ, एसडी कैलकुलेशन वो दो क्रिकेटर बेसबॉल प्लेयर को लेके माइक और बिली। So volatility data is not easily available, hence it is always good to know how to calculate the same yourself. Volatility data normally मार्केट में बनता है, बहुत रेयर है। आजकल कोई कंपनी अगर चालू करे वोलेटिलिटी तो अलग बात है, बट थोड़ा बहुत एनएससी में दिखता है, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी का डेटा एनएससी में दिखता है। दिखाता हूँ। हाँ, ऐसे ये एक है सर इंडिया विक्स का, वो अलग चीज है। आप एनएससी में ना ऐसे किसी भी कंपनी का डेटा निकाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स में जाओ, कोई भी एक इंडेक्स ऑप्शंस को उठाओ, 200 देखो। अब देखो जैसे ये मैं ओपन किया ना एनएससी में, इसका पूरा डेटा निकल के आएगा। और ये देखो सर, ये कौन सा डेटा लिया मैंने? निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शंस, आज का एक्सपायरी, कॉल ऑप्शंस 24/200। ये ऑर्डर बुक है जिसमें करेंटली कितना लास्ट जो ऑर्डर बीड और आस्क, जैसे आप लोग लाइव देखते हो, उसी का डेटा एनएससी अपने वेबसाइट में भी अपडेट करता रहता है। इसमें देखो कुछ ट्रेड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगा कि कितना कॉन्ट्रैक्ट अभी बना है, ट्रेड वॉल्यूम, वैल्यू कितने का है, ठीक है। फिर यहाँ पर वेटेड एवरेज का कुछ डेटा है, ये सब आगे बताऊंगा सर। अंडरलाइंग वैल्यू है, मार्केट लॉट है। अंडरलाइंग वैल्यू मैंने करंट मार्केट कहाँ है, ठीक है। ये थोड़ा लेट में अपडेट होता है, बट 5-5 मिनट में सिंक हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कितना चल रहा है, जो आप लोग चेक करते हो अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माने कि लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से आज कितना कॉन्ट्रैक्ट प्लस माइनस हुआ है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में दिखाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में दिखाएगा। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर एक अदर इन्फॉर्मेशन का डेटा है। यहाँ पर अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन में चेक करते हो, आप देखो थोड़ा सा, देखो सर, देखो मार्केट रोज आएगा रोज जाएगा। डेली वोलेटिलिटी दिख रहा है, हाँ, ये जो 24,200 का जो वोलेटिलिटी है, ये 0.89 का वोलेटिलिटी दिखा रहा है। ये डेली वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट हुआ, क्या करना है इसका, वो तो समय के साथ समझेंगे। ये डेटा समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर टाइम दिया जाए तो समझ में जरूर आता है। एक है देखो एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी, और एक है देखो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। क्या करे इसका पता नहीं, चलो पढ़ते हैं। थोड़ा सा माथा खराब होगा पर समझ जाओगे, टाइम लगेगा।
तो हम लोग वही वोलेटिलिटी को समझने के लिए इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, क्या है ट्रेड, मैंने ऑर्डर बुक में क्या काम करता है, और इससे हमें एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस लेने में हेल्प होता है। ठीक है, दिखाया थोड़ा सा। अच्छा, ऑफ कोर्स इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे, जहां पर बिली एंड माइक का डेटा कैलकुलेट किए थे। कैलकुलेट द एवरेज है ना, वहां पर हम लोग पहले एवरेज कैलकुलेट किए थे, याद है ना, कितना एवरेज रन बनाते हैं। फिर हम लोग डेविएशन, मैंने बिली कितना अपने एवरेज रन से डेविएट करता है, माइक कितना डेविएट करता है। फिर हम लोग बाद में टीसीएस एंड इन्फोसिस के शेयर में भी सेम चीज देखे थे। स्क्वायर एंड एड अप ऑल डेविएशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। फिर हम लोग उसको स्क्वायर रूट करते थे, ऐसे स्क्वायर करके, है ना, फिर रूट ओवर करते थे, फिर हमें एक आंसर मिलता है। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम लोग वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हैं, मैंने रूट ओवर कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं एसडी। ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं। अब पॉइंट इज दैट सर, the purpose of doing this in the previous chapter was to show you the mechanics behind the standard deviations calculations. In my opinion, it is important to know what really goes beyond a formula. Now point is that बात तो फॉर्मूला में तो जिंदगी नहीं चलेगा। फॉर्मूला को जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट नहीं कर पाते, वो फॉर्मूला का कोई काम नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम डब्बा है। बच्चा बचपन से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट बच्चा को समझ में ही नहीं आता कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का करना क्या। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं। इसीलिए हम लोग, चाइना 19 ट्रिलियन का इकोनॉमी है और हम लोग 3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट है बोल के चिल्लाते तो बहुत है, लेकिन डिफरेंस तो देखो, समझे। वो लोग स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानने के बाद सबसे ज्यादा काम करते हैं एप्लीकेशन पे, और हम लोग स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही। तुमको इतना भी नहीं आता। मेरा टीचर मेरे को बहुत मारा था इसके लिए, इसलिए इतना याद है। इतना मारा था, बुखार हो गया था। 7 में पढ़ते थे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा, बोल नहीं पाया। बाकी क्लास में जितना बच्चा है सब आंसर दे दिया, सबको पता है, तेरे को क्यों नहीं पता। ठीक है, और मेरा ना बचपन से थोड़ा सा आदत है, जो चीज समझ में नहीं आता ना, वो मैं दिमाग में रख नहीं पाता। यानी ये रट्टू तोतागिरी ना हमसे होता नहीं है। मैं समझना चाहता था, लेकिन बचपन में किसको पता कि ऐसा भी कुछ चीज होते हैं, ऐसे भी कुछ चीजें होते हैं। मेरे को लगा कि मेरा मैथ्स ही वीक है, लेकिन ये बात नहीं है। जो बच्चा नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैथ्स वीक है, शायद उसका पढ़ने का तरीका अलग है। जो बाकी बच्चा लोग समझ गया कि ये तो रैट रेस चल रहा है, हम रैट रेस का पार्ट बन गए। लेकिन जो रैट रेस में भाग नहीं लेना चाहता, क्या वो डफर बच्चा है? प्रॉब्लम यहाँ पर है। चलो छोड़ो। तो द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इन द प्रीवियस चैप्टर वाज टू शो कैसे मैकेनिक काम करते हैं। इट ओनली एनहांस योर इनसाइट। इन दिस चैप्टर however we will figure out an easier to calculate the standard deviations or the volatility of a given stock using MS Excel. ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर कोर्स वगैरह करते हो, वहां पर डेटा पुट करके वोलेटिलिटी डेटा को अपने कंप्यूटर में, अपने अपने कैलकुलेटर में, मैंने कंप्यूटर में उसको अपलोड करके रख सकते हो। ठीक है, जो आपको मैंने बेसिकली फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे, स्टॉक को एनालिसिस करने में आपको हेल्प करेगा। तो MS Excel uses the exact same steps we outlined above। जो हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा बताते हैं, वो फॉर्मूला कैसे करते हैं। बाकी देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप लोग मोटा मोटी हर कोई कनेक्ट करते हो, तो वहां पर ना एक्चुअली आपको क्या करना होता है, जितना भी शेयर्स या इंडेक्स होता है, उसका क्लोजिंग प्राइस का हिस्टोरिकल डेटा आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रोज मार्केट में ओपन हाई लो क्लोज का डेटा आता है, तो वो क्लोजिंग डेटा को एक्चुअली लेता है। ठीक है, फिर क्लोजिंग डेटा को लेता है और डेली रिटर्न कितना आता है उसमें, उसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने डेली पॉजिटिव रिटर्न है कि नेगेटिव रिटर्न है, मार्केट डेली प्लस या माइनस तो होता है ना, तो पॉजिटिव रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। फिर उन्हें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, STDE, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शंस। ये कहाँ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शंस होते हैं, वहां पर फंक्शंस में जाके ना फंक्शन बटन दबा के आपको STDE फॉर्मूला में लिखना होता है, और जैसे आप फॉर्मूला में लिख दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो NSE की वेबसाइट में भी ना, आप अगर कोई भी डेटा को डाउनलोड करना चाहते हो ना, यहाँ पर ना एक्सेल सीटी होता है, एक्सेल सीट में ना सारा डेटा आपको अपलोड करके देता है। यहीं पर कहीं होता है, अगर बाद में मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा भी मिल जाएगा आपको। देख पा रहे सर, सारा हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। ऑप्शन चेन तो आप लोग जानते भी हो, और NSE के साइट से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा आपको यहाँ पर एक्सेल सिखाने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो बेसिकली क्या करना है, सिंपल कुछ स्टेप्स होता है। डाउनलोड द हिस्टोरिकल क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, जो आपको एनएससी को वेबसाइट में मिल जाएगा। आप चाहो तो एक एक करके लिख लिख के भी कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। तो डाउनलोड द हिस्टोरिकल क्लोजिंग प्राइस, you can do this from any data source that you have, some of the free and reliable data sources, NSE India वेबसाइट, या फिर गूगल फिनांस, याहू फिनांस, या फिर आपका ब्रोकर का वेबसाइट, वो भी काफी अच्छा ही डेटा शो करते हैं। आप स्टॉक्स, जीरोधा, जो भी यूज करते हो आप। अच्छा, यहाँ पर एनएससी से ही डेटा हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं। एट दिस पॉइंट आई मस्ट टेल यू द एनएससी वेबसाइट इज क्वाइट रिसोर्सफुल एंड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये एनएससी का वेबसाइट काफी अच्छा है और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है। सो इंडियन बोल के इग्नोर ना करें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं कि कैलकुलेट दी विप्रोस वोलेटिलिटी। क्या करेंगे, विप्रो का वोलेटिलिटी चेक करेंगे। तो एक चेक करेंगे तो बाकी भी चेक करना आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, एनएससी इंडिया को वेबसाइट में जाके ऐसे, आई डोंट नो खुलेगा कि नहीं खुलेगा क्योंकि ये पुराना लिंक है, नहीं खुला, नहीं खुला। एक्चुअली जैसे मैंने आपको दिखाया ना उसी तरह से ये लिंक काम करता है। अब विप्रो का वोलेटिलिटी हो, इंडेक्स का वोलेटिलिटी हो, वहां पर सारा चीज दिखाते हैं, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि कैसे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सेल सीट में आप चीज को देखो, এনএসসি, হ্যাঁ এনএসসি তে গিয়ে ডেরিভেটিভে যাবেন, কোনোটা স্টক বা ইন্ডেক্সে ক্লিক করবেন, ওই যেটা আমি দেখালাম পুরো জিনিসটা দেখিয়ে দেব। না পারলে আমি আবার পরে দেখিয়ে দেব, फिर से बता देना सर। एनएससी की वेबसाइट में जाके आप कहाँ जाओगे, अगर होम में रहोगे तो नॉर्मली होम में ही आता है, फिर आप डेरिवेटिव में क्लिक कर सकते हो, इक्विटी में क्लिक कर सकते हो। अगर इक्विटी में क्लिक करोगे तो इक्विटी में जिस जो भी इक्विटी आपको चाहिए, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी एक इक्विटी में अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली जब आप ऑप्शंस में करोगे तो ऑप्शंस के लिए भी आपको सेम काइंड ऑफ चीजें करना है। डेरिवेटिव में क्लिक करना है, स्ट्राइक चूज करना है। जैसे अगर करंटली मार्केट कहाँ है, 24,200 के आसपास, तो 24,200 में निफ्टी में क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशंस पे आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये देखो, इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक, ट्रेड इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको वोलेटिलिटी रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। अभी मैं जो चीज आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली मैं मान रहा हूँ कि आपको सारा डेटा मिल जाता है। जब आपको मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डेटा से सिंबल पुट करो, जो सिंबल माने जो कंपनी का डेटा चाहिए या इंडेक्स चाहिए, सीरीज सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर डेट दे दो कि कब से लेके कब तक का डेटा चाहिए। मैंने एक्चुअली जब हमें वोलेटिलिटी फाइंड करना है तो हमें पिछले 10 दिन का, पिछले 20 दिन का, है ना, पिछले 1 साल का ऐसे चेक करना है ना। तो उस तरह से आप डेट दो, ठीक जैसे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, है ना, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं ना हम लोग, तो डेट दो और गेट डेटा में क्लिक करने से आपको यहाँ पर आ जाएगा सारा डेटा, और इसको आप एक्सेल शीट में CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्निकल चीजों पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं समझ ले रहा हूँ कि आप लोग मोटा मोटी टेक्निकल चीजें कर लो। मेरा काम है स्टॉक को एनालिसिस करने का तरीका बताना। अब यहाँ पर आप देखो कि सिंबल विप्रो का है, सीरीज क्या है, इक्विटी है, डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव होगा तो वो इक्विटी डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर देखो 22 जुलाई का डेटा है और 1 अगस्त का डेटा है। ये 2014 का डेटा है, आप 24 का ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, डीवैप जो आपको दिखाया, ठीक है। फिर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टर्नओवर इन लैक्स, नंबर ऑफ ट्रेड, ये सब आपको जुगाड़ करने का जरूरत नहीं है, वो सब हिस्टोरिकली है, आपको बस वहां से पिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देखो डिलीवरेबल क्वांटिटी एंड परसेंटेज डेली टू ट्रेडेड क्वांटिटी, सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। कब से कब तक, 22 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस डाउनलोड करना होता है। आप यहाँ इसके बाद क्या करना है, आप हर चीज के पीछे मत पड़ जाना। हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ वोलेटिलिटी के पीछे पड़ना है। यू नाउ हैव रिक्वायर्ड डेटा ऑन एक्सेल, जितना जरूरी डेटा है आपने डाउनलोड कर लिया, जो आपको एनएससी का वेबसाइट दे देता है हिस्टोरिकल डेटा से। ऑफ कोर्स along with the closing price you have tons of other information, माने और भी चीजें यहाँ पर है। क्लोजिंग प्राइस तो था ही, उसके साथ और भी चीजें हैं, वो सब डेटा भी हम लोग धीरे धीरे रीड करना समझ जाएंगे। I usually like to delete all other unwanted data and stick on just the data of closing price, माने क्योंकि हमें वोलेटिलिटी चाहिए तो हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस में स्टिक हो सकते हैं और बाकी डेटा को डिलीट कर सकते हैं।
एक्सेल सीट में डिलीट हो जाएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिलीट हो जाएगा। अब क्लोजिंग प्राइस सारा के सारे लेना है, कब से कब तक का, 22 जुलाई से लेके 6 अगस्त का, जितना आपको चाहिए, ठीक है। अब सारा क्लोजिंग प्राइस जैसे आप पुट कर देते हो, ये हो गया आपका पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लोजिंग प्राइस को पुट करना। ऐसे ये मैनुअली भी किया जा सकता है, आप अपने वेब मैंने ब्रोकर के वेबसाइट्स पे टेक्निकल चार्ट से भी निकाल सकते हो कि भाई लास्ट कितना दिन का। ये थोड़ा ट्रबल काम होगा क्योंकि बहुत मेहनत हो जाएगा उसमें, लेकिन अगर आप एनएसी या कोई वेबसाइट में जाओगे वहां पर सारा डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहां से डेटा को रिट्रीव करके कर सकते हैं। अब स्टेप 1 में जैसे ही आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, स्टेप 2 में करना क्या होता है, एक्चुअली जो एनालिस्ट होते हैं इसी तरह से करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं भी आपको उसी तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, डेली रिटर्न को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करोगे डेली रिटर्न? डेली रिटर्न कैलकुलेट ऐसे होते हैं कि जो लास्ट प्राइस है उससे बिगिनिंग प्राइस को डिवाइड करते हैं, ऐसे होता है एंडिंग प्राइस बाय बिगिनिंग प्राइस, माने दिन की स्टार्टिंग में जो था, क्लोज बाय ओपन, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस बाय ओपन प्राइस -1, ठीक है। -1 करने से आपको रिटर्न पता चल जाएगा। एक्चुअली -1 ऐसे इसलिए करते हैं कि टोटल को अगर जितना आएगा उससे -1 करने से एक्चुअली रिटर्न पता चलेगा, 1 इज द टोटल होल। तो जब -1 कर देंगे तो इंटरेस्ट जो छुपा हुआ है उसके अंदर वो अलग हो जाएगा, डिफरेंस। मैंने अगर बात कुछ ऐसा है कि मानो कि ओपन था, एंडिंग है 109 और बिगिनिंग था कितना बोलेंगे, 100, हाँ 100 -1 कितना होता है देखो तो, 109 डिवाइडेड बाय 100 -1, हाँ 0.09। ये आपका रिटर्न कैलकुलेशन, जो भी शेयर का क्लोजिंग प्राइस रहेगा, जो बिगिनिंग रहेगा और उससे -1 करना। अगर मानो कि ये बिगिनिंग 100 की जगह 109 के ऊपर करो, 110 है, तो फिर ये माइनस पे आ जाएगा, तब नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। यही तो होता है ना, कि বোঝা যাচ্ছে না पप्पू, অসুবিধা হচ্ছে আমারে যতটুকু বোঝাচ্ছি সেটুকু বুঝতে পারছো তো? প্র্যাকটিস লাগবে, কিন্তু খুব কঠিন কিছু বোঝাচ্ছি না। হ্যাঁ আরেকবার বলুন। हाँ আমি देख दिच्छी, एक्सेल कॉलम भी पूछी दिच्छी। एक्सेल में क्या करना है मैं बता रहा हूँ, देखो। तो रिटर्न का कैलकुलेशन क्या हो गया, एक फॉर्मूला आता है, प्रैक्टिकल पर्पस में आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। एक्सेल के जहां पर बार होता है ना, वहां पर फॉर्मूला पुट किया जाता है, रिटर्न इक्वल्स टू LN, फिर एंडिंग प्राइस। एक्चुअली आपको एक्सेल में ना ओपनिंग क्लोजिंग वो नहीं समझता, वो एंडिंग बिगिनिंग समझता है। फॉर्मूला पूरा शीट है, उसमें जाके क्लिक करने से ना तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो वहां पर कैसे पुट करना है, LN इंटू LN माने बेसिकली ये जो रिटर्न का कैलकुलेशन करने का वो एक्सेल का फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, वो उसको LN नाम से बताते हैं, एंडिंग प्राइस बाय बिगिनिंग प्राइस, वेयर LN डिनोट्स लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम करके वो निकालेगा, आपको लॉग नहीं करना है, वो करेगा, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉग रिटर्न्स। आप इसके अंदर मत जाओ, जिसको लॉग थोड़ा बहुत जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो थोड़ा कनेक्ट कर सकता है, आप माथा खराब मत करो। आप बस फॉर्मूला पुट करके वोलेटिलिटी निकालो, आपको माथा नहीं खराब करना है। हम लोग यहाँ पर मैथमेटिशियन बनने नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डेटा को ढूंढने आए हैं। मार्केट का भाग गया सर, कहाँ भागा, 242 250 क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है सर। मुझे लग रहा है धीरे धीरे FII एंट्री कर सकता है। फिर निफ्टी आप হয়েছে, তার মানে ব্যাংকে টাকা ঢুকছে, बैंक निफ्टी 200 250 पॉइंट का मूव किया इसका मतलब बैंक में पैसा जा रहा है। एक मिनट, इसका मतलब बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक में पैसा एंट्री हो रहा है। अच्छा पढ़े कि नहीं पढ़े, देखो क्लोजिंग प्राइस, तो देखो जैसे विश्वनाथ पूछ रहे, कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे एक चीज पता है कि रिया पढ़ते हैं और विश्वनाथ पढ़ते हैं, बाकी लोग सब बदमाश है, ठीक है। एक जन भी पढ़ेगा ना, मेरा क्लास बंद नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा
22 जुलाई से 7 अगस्त तक का डेटा पुट हो गया। हम लोग क्या किए, बस हर दिन का क्लोजिंग प्राइस लिए, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस लिए और बस फॉर्मूला पुट किए। जैसे यहाँ पर ये B3 B2 क्या है बोले तो कॉलम होता है, कॉलम। वो कॉलम सिलेक्ट करने से ये B3 से, ये मानो B3 कॉलम है, ये B है, ये 3 है, ये देखो B3। जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर B3 आ जाएगा। एक्सेल में ऐसे ही होता है। और फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा B2, ठीक है। तो B3 बाई B2 माने एंडिंग बाई बिगिनिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको ड्रैग यहाँ पर इसको ना ऐसे खींचना पड़ता है। जैसे ही ड्रैग करोगे ना वो सारा फॉर्मूला पुट हो जाता है, मैंने ऑटोमेटिकली रिटर्न रिटर्न कैलकुलेट करके दे देगा। तो डेली रिटर्न का पूरा हिसाब आपको दे रहा है कि 24 जुलाई को पॉजिटिव था, 25 जुलाई को नेगेटिव था, 28 जुलाई को पॉजिटिव। इस तरह से जब नेगेटिव है जब पॉजिटिव को दे दिया, ठीक है। समझे सर? बस यही समझाने के लिए इतना स्टेप समझाने पड़ रहा था। बाकी थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपके नजदीकी कंप्यूटर टीचर से जो संपर्क करें। सबका हाल अपने नजदीकी कंप्यूटर टीचर से कनेक्शन। अच्छा आई हैव यूज्ड, अच्छा यहाँ पर जो एक्सेल सीट का कॉन्सेप्ट हुआ है, इसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन को भी यूज करेंगे, सेम एक्सेल सीट में ही करेंगे। क्या करना है, once the daily return are calculated you can use the excel function called stdev। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशंस का, इसीलिए एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। एक्सेल का नॉलेज रखना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेल से बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। डेटा एनालिसिस का मेन काम है, आरो बेसिक काज है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली रिटर्न व्हिच इज रियलाइज्ड इन डेली वोलेटिलिटी ऑफ विप्रो, ठीक है। सो नाउ टेक द कर्सर एंड एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल माने जहां पर आपने डेटा पहले से पुट नहीं किया वहां पर एम्प्टी सेल में कर्सर को रखो, फिर प्रेस करके इक्वल टू करो, follow the equal sign by function syntax that is standard deviations and open a bracket, hence the empty cell would look like ऐसा कुछ होगा। अब आप माथा खराब कर रहे हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कुछ ऐसा। ये डेली वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से देखो सी में क्या है, डेली रिटर्न है। डेली रिटर्न का जिसमें भी आप क्लिक करोगे, जैसे मानो ये कौन से कॉलम में, सी में है, तो यहाँ पर देखो अपने क्या किया, यहाँ पर इक्वल देके stdv दिया, फिर यहाँ पर C3 लिखोगे, ब्रैकेट दोगे, C3 करोगे, C3 माने C3 को सिलेक्ट करोगे, ये C है और ये 3 है, C3 इज टू C245, ठीक है। C के साथ ये कॉलम के 245 जिसको भी तुम सिलेक्ट एक साथ कनेक्ट करोगे, ये सारा चीज इधर आ जाएगा और जैसे ही आएगा तुमको वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके देगा। C245 बाकी जो कॉलम है उसको एक साथ कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार आप लोग एक्सेल सीट में पुट करके देखना, वो ले लेता C3 पहले वाला है, 2 जो है स्टार्टिंग वाला है और बाकी 4 5 है, एक साथ में होगा, ठीक है। वो एक्सेल सीट में होगा। अच्छा प्लीज 245 মানে বাকি কলামে ডেটাগুলোকে নেবে, 28 আমি বুঝেছি, 28 ডেটাটা ক্লোজিং প্রাইস আছে, এটা তো আমার রিটার্নে ক্যালকুলেশন হয়নি না, আর আমি এখানে 3টা সিলেক্ট করেছি, তাহলে 4 আর 5 এই দুটো ডেটা নিয়ে আমি 6 নাম্বার পয়েন্টে ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো। কি দাঁড়াবে আমি বোঝাচ্ছি, एप्लीकेशंस में मैं पॉइंट फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एप्लीकेशंस में फोकस कर रहा हूँ सर। देखो जैसे ही आप पुट करोगे ना आपको कुछ डेटा मिलेगा, एक्सेल में इंस्टेंटली कैलकुलेट द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लोग वोलेटिलिटी ऑफ विप्रो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आंसर आया था 0.017। मेरा काम है आपको बस ये समझाना, बाकी एक्सेल टीचर समझाएगा। आजकल एक्सेल के लिए यूट्यूब में भी काफी सारे लोग बोलते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो 1.47%, 0.0147 को अगर इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.47 आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेली वोलेटिलिटी ऑफ विप्रो है 1.47%, माने विप्रो जहां चलता है वहां से डेली बेसिस में, अगर मानो विप्रो का नाम अगर 500 टका है तो 1.47 में प्लस, 1.47 में माइनस, ऐसा अप डाउन वो होता है। ये है एक्यूरेट तरीके से
किसी भी शेयर का या इंडेक्स का वोलेटिलिटी को फाइंड करने का तरीका। सपोर्ट पता चल सकता है। तभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलता है कि कहां तक शेयर जा सकता है और अगर नीचे आएगा तो कहां तक नीचे आ सकता है। एग्जैक्टली तुम कोई भी शेयर ढूंढो, यहाँ पर विप्रो का बात चल रहा है, तुमको मैं विप्रो ही दिखा रहा हूँ। चलो विप्रो ही दिखा रहा ना सर। चलो विप्रो का एक काम करते हैं, डे चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा शेयर है सर। अगर मोटा मोटी तो विप्रो का लास्ट एक साल का पैटर्न देखो, 2024 आने से पहले का, 2023 से लेके 24 तक का, ठीक है। देख रहे हो सर? अगर मैं यहाँ से एक लाइन भी अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एक जस्ट एक लाइन यहाँ से यहाँ पुट किया और एकदम बीचों बीच खींचा, ठीक है, मोटा मोटी यहाँ तक। तुम अगर यहाँ से देख सकते हो कि मोटा मोटी विप्रो कहाँ से कहाँ के बीच में रहा है। 407 इसका एवरेज पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से जब भी ये मूव किया है 440 तक गया है। कितना? 440 तक गया है। ये देखो 440 से 420, और नीचे की तरफ भी अगर डाउन हुआ है मोटा मोटी 380। देखो देखो 380। क्या समझे? ये पूरा एक साल में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जून से लेके 2024 के स्टार्टिंग तक ये विप्रो का एक पूरा रेंज बना है। ऐसे क्या पता चलेगा कि अगर मार्केट में कोई स्पेशल कारण ना हो, एक शेयर जब नॉर्मल हालत में चले तो वो एक बेसिक वोलेटिलिटी के साथ चलता है। और ये वोलेटिलिटी का पता अगर आपको चल जाए तो आप भी एक्सपर्ट्स की तरह सोच लोगे कि मार्केट कहां से कहां जा सकता है, और अगर नीचे जाए तो कहां जा सकता है। अच्छा, नीचे कब जाएगा? जब ओवरऑल मार्केट का मोमेंट नेगेटिव है, जब ओवरऑल मार्केट का मोमेंट पॉजिटिव है, या आईटी सेक्टर्स, निफ्टी आईटी चेक करो, अगर आईटी में मोमेंटम है, जैसे रिसेंटली आईटी में मोमेंटम रहा, ठीक है। जब रिसेंटली आईटी में मोमेंटम रहा तो विप्रो क्या दे दिया सर? ब्रेकआउट दिया ना। वही হ্যাঁ অবভিয়াসলি মোটামুটি আপনি একটা পিরিয়ডের ডেটা পেয়ে যাবেন। এবারে যদি স্পেশাল মোমেন্টাম পান, হ্যাঁ সেটাই বলছি না, ওইটা তো দেখুন कब ऊपर उठेगा कब नीचे जाएगा, ये तो ओवरऑल मार्केट मोमेंटम में डिपेंड करता है। विप्रो तो एक कंपनी है, तो अब आपको विप्रो से अगर मैं बात करूं, विप्रो का इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। विप्रो क्या है? आईटी स्टॉक है। अगर आपको आईटी स्टॉक को समझना है कि आईटी स्टॉक में मोमेंटम कब आता है, इसके बारे में थोड़ा खबर रखना है ना। तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना कंपनी है, इसको कब बूस्ट मिलता है मार्केट में, इसका खबर पता करना है। तो अगर आईटी स्टॉक में बुलिशनेस है तो ऑब्वियसली विप्रो उसका एक पार्ट है। কতটা পার্সেন্টেজ পড়তে পারে নরমাল সিনারিওতে। আর যদি ও নরমাল সিনারিও থেকে বেরোতে চায়, যদি নরমাল সিনারিও থেকে বেরোতে যায়, যেটাকে আমরা ব্রেকআউট বলি বা ব্রেকডাউন বলি, ঠিক আছে, যদি ও ব্রেকডাউন বা ব্রেক আউট হতে চায় তাহলে ও হতে কখন হতে পারে, মানে আমি নিয়ম বলতে এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে নিউজের বেসিসে, মানে মার্কেটের পারফরমেন্সের বেসিসে। যদি আইটি পারফর্ম ভালো না করে তাহলে উইপ্রো পড়তে পারে আরো। কিন্তু যদি মার্কেটে কোনো রকম ব্যাপার না থাকে, মার্কেট একটা রেগুলার কোয়ার্টার রেজাল্টস একটা প্রফিট দিয়ে যাচ্ছে নরমাল, ঠিক আছে, কারণ বিজনেস তো এস্টাবলিশ বিজনেস, है। तो एस्टेब्लिश बिजनेस में मार्केट एक सर्टेन पॉइंट में जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ये वोलेटिलिटी उसका रहेगा। दिस इज गुड फॉर योर शॉर्ट टर्म ट्रेड। बट अगर आप होल्ड करना चाहते हो कि निकल के जाना चाहते हो, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये ज्यादा और मोमेंटम नहीं है, मैं इसको छोड़ता हूं क्योंकि ये नेगेटिव जा सकता है, तो छोड़ के निकलो। या फिर अगर आप ट्रेडर हो तो आप एक सर्टेन पॉइंट में स्विंग ट्रेडिंग करो। इस तरह से आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस हेल्प करेगा। এক্স্যাক্টলি অতটা উঠতে সেই ডেটাটা কিভাবে বের করা যাবে সেটা আমি শেখাচ্ছিলাম, আর এখানে মাইক্রোসফট এক্সেল আমাকে হেল্প করবে, इजी कर काफी इजी कर देगा। और आजकल तो कुछ वेबसाइट्स भी है जहां पर आपको वोलेटिलिटी का डेटा दे भी देता है। सेंसिबल अपस्टॉक्स में भी काफी अच्छा उसका रिसर्च है,
काफी अच्छा रिसर्च है, मैं दिखाऊंगा आपको। अपस्टॉक्स इज बेस्ट करेंटली, मतलब अगर ओनली ब्रोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट करेंटली। इतना লোডেড ইনফরমেশন আছে। হ্যাঁ এটা আপস্টক্স এখন ওপেন করতে গেলে অনেক টাইম লেগে যায়। আমি নেক্সট দিন করব আপস্টক্স। अच्छा देखो, तो बेसिकली एक फाइनलाइजेशन कर दो सर। तो फिर विप्रो का वोलेटिलिटी क्या निकला था सर? 1.47%। द वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड इन विप्रो इज डेली वोलेटिलिटी। ये क्या था? डेली वोलेटिलिटी। मतलब डेली बेसिस में विप्रो मोटा मोटी ऐसे अप डाउन करता है। इवन चलो आपको मैं जैसे लास्ट कुछ दिनों से आईटी स्टॉक में प्रॉपर कोई न्यूज नहीं है ना, तो जब से प्रॉपर न्यूज नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, डे चार्ट में लूँ क्या? हाँ चलो डे चार्ट, ये देखो, ये जब से मार्केट में मोटा मोटी ये एक ट्रिगर मिला है, आप देखो इसका डे चार्ट देखो, ये करंट इसका वोलेटिलिटी आप चेक कर सकते हो। करंटली वो जिस जोन में उसका एवरेज पॉइंट है, तो एवरेज पॉइंट से विप्रो कितना अप या कितना डाउन हुआ है इसका मोमेंटम दे रहा है। साथ में मार्केट वोलेटिलिटी तो है ही, अप डाउन क्यों दिया है पता है हम लोगों को? जापान में क्या हुआ था, है ना, फिर लगातार क्यों क्या प्रॉब्लम हो हम लोगों को पता है। तो जब ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस आपके साथ नहीं रहेगा, वो इम्पैक्ट तो बड़ा कंपनी में पड़ेगा ही ना। ठीक है, जैसे बैंक, कोई भी एक बैंक बताओ सर। पेटीएम बैंक तो है। नहीं, पेटीएम भी तो फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है। बढ़ गया तेरा, बढ़ गया ना, लिया तो पेटीएम तो देख 526 चल रहा है। मैं पेटीएम भी तो लेने बोला था, ठीक है, पेटीएम भी तो लेने बोला था। जब पेटीएम यहाँ से धड़ाक से गिरा था, एचडीएफसी तो नहीं, वो मैं तो बोलता हूँ सब वो अपने हिसाब से लिया है, अपने बजट के हिसाब से। पेटीएम सस्ता है, एचडीएफसी महंगा, इसलिए नहीं लिया उसने। लेकिन अब पॉइंट है कि पेटीएम क्यों मूव किया। ये देखो, ये आज का मोमेंटम, ऐसे अदरवाइज जब तक ये मोमेंटम नहीं था, ये एक बेसिक वोलेटिलिटी में चल रहा था। तो इतना वोलेटिलिटी अगर आपको पता चल जाए, तो आपको क्या है ना, चिंता नहीं होगा कि उसका बेसिक रेंज में है वो। और जब वो रेंज क्यों क्रैक करेगा वो, जैसे आज, क्योंकि पेटीएम फाइनेंशियल कंपनी है और इसका करंट मोमेंटम आरबीआई के रिपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली आज चांस है कि वो अपने बेसिक रेंज से मूव कर सकता है। और हम लोगों को एक बेसिक आइडिया था कि रेपो चेंज नहीं होगा, और अगर रेपो चेंज नहीं होता है तो बैंकिंग सेक्टर इसको अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ कनेक्टेड है, 5 लाख तक लोग कनेक्ट करेगा। जितना यूपीआई ट्रांजैक्शंस होगा उतना पेटीएम जैसे बिजनेस को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रिगर तो काम करेगा ना। आज का मोमेंटम देखोगे सर, देखो ये आज का पेटीएम है, 500 से 525। लेकिन ये स्पेशल है वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के कारण, और यूपीआई रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में सबसे बेस्ट कंपनी मार्केट में पेटीएम ही है, लिस्टेड कंपनी अभी तक का। तो ऐसे तो मैं हर पॉइंट कनेक्ट नहीं कर पाता, बट बोलते बोलते जितना निकलते हैं, और आप लोग भी थोड़ा मुझे हेल्प करते हो, समझे? Monsoon gains momentum, offering hope for food inflation relief. RBI. इसका भी रीजन काम कर रहा है, फूड इन्फ्लेशन रिलीफ में मानसून सही तरह का हुआ है। ईस्ट इंडिया में कम थी था, वो भी हम लोग देखे लास्ट एक हफ्ता में कवर किया है, तो वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। RBI to speed up check clearing process with new measures. इसका मतलब बैंक को और फायदा। आज मार्केट फायदे में ही रहेगा, आप देखते रहो। अभी बस इसके बाद 12 बजे के बाद अगर ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली announced new measures for digital lending and payments. फिर से पेटीएम मूव करेगा, ऑलरेडी 25 टका दे दिया है। ठीक है, ए जस्ट टू फाइनलाइज आज का क्लास। तो जब अब यहाँ पर क्या करना है, जब हमें डेली वोलेटिलिटी का पता चल गया, और मानो टाइम से फॉर एग्जांपल हम मार्केट कितना दिन का चलता है जानते हो? साल भर का 252 दिन, 22 दिन करके 22 इंटू 12 करो ना, कितना होता है? ये सब भी तो आ जाता है बीच में, नेशनल हॉलिडे ये। ठीक है, কত হচ্ছে 254 और बाकी 14 दिन कुछ ऐसा है जो स्पेशल हॉलीडेज, जैसे 15th आ गए,
दिवाली के टाइम पे, गणेश पूजा के दिन पे, ठीक है। तो इसलिए इसलिए 252, अच्छा देखो तो 1.47 इसको ना 250 से स्क्वायर रूट करो तो तुम्हें ना एनुअल वोलेटिलिटी मिलेगी 23.3. एग्जैक्टली। इसी तरह से इसी, हाँ तुम लोग सुन नहीं रहे, इतना एक्साइटेड हो जाते हो ना। ये देखो मैं अभी आपको यहाँ पर डेली वोलेटिलिटी दिखाया। डेली वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, एनएससी वेबसाइट पे दिख रहा है। एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी देखो कितना है, 7.05 का, ये ऑप्शंस का था, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको क्या बताया यहाँ से कि अगर हमने 1.47 कैसे आया वो तो देखा ना, ठीक है। एक्चुअली देखो हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, बस एक्सेल में पुट करना है। हमें बस डेटा कलेक्ट करके पुट करना है, हमें मैथ्स करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे वोलेटिलिटी कैलकुलेट होता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम तुक्का कर रहे हैं। जब इंसान को नॉलेज हो ना, उसको पता होता है कि चीजें हो कैसे रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर नॉलेज, कि हमें पता है कि व्हाट इज वोलेटिलिटी। इसलिए मैंने वो माइक बिल्ली का चीज बता, जो सुनने में बोरिंग है, पर आप सोचो कि जब लॉन्ग टर्म में आपको किसी चीज के बारे में पता हो ना, आप उस चीज के बारे में एक प्रॉपर फोकस कर सकते हो। ये देखना जो लोग ग्रुप में थोड़ा प्रोमिनेंट बताते हैं, इनका एक चीज कॉमन है, ये लोग ना जब सीखता है ना, एकदम रूट लेवल से सीखता है, तभी जाके ना वो जितना समय जा रहा है और दिन पे दिन और बेहतर होते जा रहा है। और सीखने के टाइम पे तुम जंप करोगे, लाइफ में भी वही जंपिंग तुम्हें प्रॉब्लम करे। तो ज्यादा जंप करने का आदत बंद करो, ठीक है। मैं भी नहीं करता सर, भले ही देरी होता है मेरा बैच कंप्लीट होने में, ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मेरे को ना बैच का चिंता नहीं रहता है। मेरे को यही चिंता रहता है कि भाई सिखाओ तो एक परफेक्टली सिखाओ, ठीक है। उसके बाद गाली दे, मुंह में वो फूल भर से, अपना अपना है, फर्क नहीं। तो इस तरह से हम लोग एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी कर सकते हैं। मैंने बेसिकली विश्वनाथ ऐसा करना है, डेली वोलेटिलिटी को टाइम से स्क्वायर रूट करना, यानी 1.47 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 252, तो हमें एनुअलाइज मिल जाएगा। और इसी चीज को जब हम लोग एक्सेल सीट में डालेंगे तो एक्सेल सीट भी हमें एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके दे देगा। सिमिलर तरीके से एनएससी की वेबसाइट में इसी तरह से डेटा को गिवन रहता है, जो मैंने आपको इतना देर से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि समझ में आया, ठीक है। और वोलेटिलिटी काम कैसे करेगा ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सर, कि वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस क्या पढ़ेंगे सर, एप्लीकेशंस ऑफ वोलेटिलिटी। जैसे ये सीख पाओगे तभी आपको मैं भेगा सिखा पाऊंगा, ठीक है। और 2 क्लास सर ऑफिस के ये 14 अगस्त तक आएगा 300 मार्केट कहाँ है, 200 250 200 250 14 अगस्त का एक्सपायरी है। 14 अगस्त में 250 300, हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा 100 पॉइंट आज ही दे देगा 300, मार्केट 300 आज ही दे देगा, तो देखते रहो। लास्ट में जाएगा मार्केट, आज थर्सडे है ना, तो देखो ना। अच्छा सुनो, जाने के टाइम पे पप्पू से पार्टी लेके जाना। अनीशा, आर्गो, देबो, इंकी, बाय सर, आज इतना ही है, कल मिलते हैं। ओके सर, अच्छा पार्टी तो लिखी था मुझे व्हाट्सएप। ओके सर, हम लिखा पार्टी दो। ओके मिला